नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। देखिए, यूपीएससी की तैयारी ये सिर्फ सिलेबस या किताबों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये है हमारे चारों ओर जो दुनिया तेजी से बदल रही है उसे समझना, उसकी नब्ज पकड़ना। सही कहा। ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है, नॉलेज के साथ साथ। और आज 28 जुलाई 2025 हम कुछ ऐसे ही बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले हैं हाँ, जो भारत के आज और कल दोनों पर गहरा असर डाल रहे हैं। बिल्कुल। हम सबसे पहले नजर डालेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर। भारत का क्लीन एनर्जी फ्यूचर इसमें कैसे शेप ले रहा है वो देखेंगे। फिर हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, हिंद प्रशांत समुद्री सुरक्षा रणनीति की। इस बेहद जरूरी क्षेत्र में भारत का रोल कैसे उभर रहा है। बहुत जरूरी टॉपिक है ये भी। तीसरा मुद्दा होगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। प्राइवेसी गवर्नेंस, इसका संतुलन कहाँ है। हाँ, डेटा आज के जमाने का तेल है कहते हैं, तो उसे रेगुलेट करना जरूरी है। और आखिर में एक बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय चिंता, हिमालयन ग्लेशियल मेल्ट क्राइसिस, हिमालयी ग्लेशियर पिघलने का संकट, एक तरह की रीजनल इमरजेंसी। हाँ, जिसके असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। ये सारे विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत ही ज्यादा अहम है। ये आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज को भी टेस्ट करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, हम इन मुद्दों के पीछे के क्यों और कैसे को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये विषय एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड हैं, और सबसे जरूरी, यूपीएससी मेंस में अगर इनसे जुड़े सवाल आते हैं तो उनका विश्लेषण कैसे करें, कैसे एक स्ट्रक्चर्ड बैलेंस्ड जवाब लिखें। सही। मतलब एक गहरी समझ बनाना, सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं। एग्जैक्टली। एक ठोस समझ जो आपको कॉन्फिडेंस दे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। जी। ये मिशन जहां तक मुझे याद है जनवरी 2023 में अप्रूव हुआ था, है ना। हाँ बिल्कुल, जनवरी 2023 में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो बड़ा लक्ष्य है, वो क्या है। देखिए, इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट में एक ग्लोबल हब बनाना। ग्लोबल हब मतलब दुनिया में एक लीडर बनना इस फील्ड में। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ बनाना ही नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करना और दुनिया को बेचना भी। आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी। अच्छा, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। मतलब हाइड्रोजन तो सुना है, ये ग्रीन का क्या मतलब है यहाँ। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हाइड्रोजन बनाने के कई तरीके हैं। जब हम पानी H2O को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से गुजारते हैं तो हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए बिजली चाहिए। अगर ये बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आती है, जैसे कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, मतलब कोयले या गैस से नहीं। हाँ, मतलब ऐसी एनर्जी जिसका कोई कार्बन फुटप्रिंट ना हो, तो इस प्रोसेस से जो हाइड्रोजन बनती है उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन। ओके, तो मतलब बनाने के प्रोसेस में कोई कार्बन एमिशन नहीं हुआ। एग्जैक्टली। इसीलिए ये क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स माना जा रहा है। इसके अलावा ग्रे हाइड्रोजन होती है जो नेचुरल गैस से बनती है और उसमें काफी CO2 निकलता है। ब्लू हाइड्रोजन भी होती है जहां नेचुरल गैस यूज होती है पर CO2 को कैप्चर कर लिया जाता है। समझ गया। तो फोकस ग्रीन पर है क्योंकि वो सबसे ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल है। बिल्कुल। भारत का लक्ष्य है क्लाइमेट चेंज से लड़ना, अपनी एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना, खासकर फॉसिल फ्यूल्स पर। तो सरकार ने इस मिशन के लिए क्या टारगेट्स रखे हैं, कुछ नंबर्स हैं। हाँ बिल्कुल। सरकार का इरादा है कि साल 2030 तक भारत में कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन यानी 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन सालाना बनाने की क्षमता विकसित की जाए। 5 मिलियन मेट्रिक टन्स बाय 2030। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य लगता है। हाँ, ये काफी एम्बिशियस टारगेट है। और इसके साथ साथ लगभग 125 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भी इसके लिए जोड़ी जाएगी। 125 गीगावाट्स, ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और उम्मीद है कि इससे 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा और 6 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। वाह, तो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी जबरदस्त हो सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत और ग्रीन हाउस गैस एमिशन में सालाना 50 MMT की कमी का भी अनुमान है। ये तो बड़े प्रभावशाली आंकड़े हैं। लेकिन इसे हासिल करने के लिए सरकार कर क्या रही है। मतलब सिर्फ लक्ष्य बना देना तो काफी नहीं है। सही बात है।
सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। मिशन के तहत 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक है साइट प्रोग्राम। साइट, हाँ SIGHT। हाँ, साइट मतलब स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ये एक तरह का फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म है। अच्छा, मतलब आर्थिक मदद। हाँ, इसके तहत 2 चीजों के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है। पहला, देश में ही इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए। ये वो मशीन है जो हाइड्रोजन बनाती है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। जी। और दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन यानी उत्पादन के लिए। मतलब जो कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगी उन्हें भी इंसेंटिव मिलेगा। तो ये तो प्रोडक्शन साइड को बूस्ट करने के लिए हुआ। बिल्कुल। इसके अलावा सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब्स भी विकसित करने की योजना बना रही है। हब्स मतलब कोई खास इलाके? हाँ, ऐसे क्षेत्र जहां बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और उपयोग हो सके, उन्हें जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पाइपलाइंस, पोर्ट फैसिलिटीज वगैरह से लैस किया जाएगा। ये लॉजिकल लगता है। एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने से शायद कॉस्ट कम हो। हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सकती है। और इसके साथ ही एक पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बनाया जा रहा है ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, यूज और एक्सपोर्ट आसान हो सके। R&D को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। लेकिन आपने पहले चुनौतियों का जिक्र किया था, वो क्या है? सबसे बड़ी मुश्किलें कहाँ हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है लागत, कॉस्ट। ग्रीन हाइड्रोजन बनाना अभी भी ग्रे हाइड्रोजन के मुकाबले काफी महंगा है। कितना महंगा अंदाजन? अभी ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट लगभग $3 से $6 प्रति किलोग्राम है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन $1 से $2 में पहुंचाती है। तो ये गैप भरना एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो काफी बड़ा अंतर है। दूसरी बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, इसके लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और शायद सेफ्टी भी एक कंसर्न होगा। हाइड्रोजन तो काफी ज्वलनशील गैस है। बिल्कुल। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स बनाना और उन्हें लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पानी की उपलब्धता भी एक मुद्दा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। भारत में कई इलाके पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ये बात भी सही है। तो क्या मौजूदा प्रोत्साहन जैसे साइड प्रोग्राम इन मुश्किलों से पार पाने के लिए काफी हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सरकार ने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन ये चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि लगातार कोशिशें और शायद और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी, कॉस्ट कम होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का क्या रोल है इसमें? क्या भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। ग्रीन हाइड्रोजन एक ग्लोबल एजेंडा है। भारत कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ मिलकर काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट रिसर्च, स्टैंडर्ड्स बनाना, सप्लाई चेन्स डेवलप करना, इन सब में इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन इसकी सफलता कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी। सही कहा। ये भारत के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, पर रास्ता आसान नहीं है। चलिए अब इस विषय से जुड़े कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। हाँ। पहला, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ? जनवरी 2023। 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का लक्ष्य क्या है? मिनिमम 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। साइड प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है? पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब एक मेंस क्वेश्चन सोचते हैं इस पर। जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी सफलता के मार्ग में कई चुनौतियां हैं। विश्लेषण कीजिए। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसमें मिशन के ऑब्जेक्टिव्स, उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट गोल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ बताने होंगे। हाँ, और फिर चुनौतियों को डिटेल में डिस्कस करना होगा। कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, पानी की उपलब्धता। बिल्कुल। और साथ में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों जैसे साइट प्रोग्राम, हब्स का जिक्र करते हुए ये बताना होगा कि ये कदम कितने प्रभावी हो सकते हैं और आगे क्या करने की जरूरत है। एक बैलेंस्ड निष्कर्ष देना होगा। सही। तो ये था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर हमारा विश्लेषण। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर। जी। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, हिंद प्रशांत समुद्री सुरक्षा रणनीति। हाँ, ये इलाका आजकल जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों का सेंटर स्टेज बना हुआ है। बिल्कुल।
ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र, इसका मतलब क्या है? कहाँ से कहाँ तक फैला है ये? देखिए, इसकी कोई एक यूनिवर्सली अग्रीड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर ये इंडियन ओशन और वेस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन को मिलाकर बनता है। इसमें अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से लेकर अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक का समुद्री इलाका शामिल है। तो मतलब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जियो इकोनॉमिक नेक्सस क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का लगभग 60% जीडीपी इसी रीजन से आता है। ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद आधे से ज्यादा समुद्री व्यापार यहीं से गुजरता है, खासकर मलक्का स्ट्रेट जैसे चोक पॉइंट से। अच्छा, मतलब व्यापार के लिहाज से ये लाइफलाइन है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, यहाँ रिच मरीन रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो आर्थिक रूप से ये बेहद अहम है। और रणनीतिक रूप से स्ट्रैटेजिकली भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। दुनिया की बड़ी ताकतों अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, सबके इंटरेस्ट यहाँ कन्वर्ज होते हैं। इस क्षेत्र की स्थिरता या अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो इसमें भारत का स्ट्रेटेजिक विजन क्या है? भारत इस क्षेत्र को कैसे देखता है? भारत का विजन है एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, पीसफुल और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब सबके लिए? हाँ, मतलब ऐसा रीजन जो किसी एक देश के दबदबे में न हो, जहां सभी देशों के अधिकार सुरक्षित हों और जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून, खासकर UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, का सम्मान हो। और भारत का एक सिद्धांत है सागर, उसका इससे क्या कनेक्शन है? सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में दिया था। ये भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी का मूल मंत्र है। अच्छा, इसका मतलब है कि भारत इस क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि चाहता है। भारत खुद को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखता है, जो रीजनल स्टेबिलिटी में योगदान दे। तो ये तो हुआ भारत का विजन, लेकिन इस क्षेत्र में की सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं? मतलब मुख्य सुरक्षा चुनौतियां कौन सी हैं? चुनौतियां कई हैं और गंभीर हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो शायद बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन है, खासकर चीन का बढ़ता हुआ असर्टिवनेस। चीन का असर्टिवनेस? या। मतलब किस तरह से? जैसे साउथ चाइना सी में चीन का आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना, मिलिट्री बेस बनाना और 9 लाइन के जरिए पूरे इलाके पर अपना दावा जताना, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। हाँ, ये तो काफी खबरों में रहता है। और क्या चुनौतियां हैं? इसके अलावा पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरे हैं। पायरेसी यानी समुद्री डकैती, खासकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मलक्का स्ट्रीट के आसपास। अच्छा। मैरीटाइम टेररिज्म यानी समुद्री आतंकवाद का खतरा। इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग यानी अवैध मछली पकड़ना, जिससे इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान होता है। हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग और प्राकृतिक आपदाएं, जिनके लिए रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक मुद्दा है। बाप रे, ये तो काफी लंबी लिस्ट है चुनौतियों की। तो इन सब से निपटने के लिए भारत क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है? क्या पार्टनरशिप्स बना रहा है? भारत कई स्तरों पर काम कर रहा है। अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। इंडियन नेवी रीजन में पेट्रोलिंग करती है, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस चलाती है। और दूसरे देशों के साथ मिलकर? हाँ, वो बहुत जरूरी है। भारत इंफॉर्मेशन शेयरिंग और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस MDA पर जोर दे रहा है। इसके लिए गुरुग्राम में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन IFC-IOR स्थापित किया गया है। IFC-IOR ये क्या करता है? ये सेंटर इंडियन ओशन रीजन के देशों और पार्टनर कंट्रीज के साथ रियल टाइम मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इससे गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती है। कई देशों ने यहाँ अपने लियाज़ॉन ऑफिसर्स भी भेजे हैं। अच्छा, तो ये कॉपरेशन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। इसके अलावा भारत अपने पड़ोसी देशों की मैरीटाइम कैपेसिटी बिल्डिंग में भी मदद कर रहा है, जैसे उन्हें ट्रेनिंग देना, इक्विपमेंट देना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR ऑपरेशंस में भी भारत हमेशा आगे रहता है। और कुछ मेजर मैरीटाइम ग्रुपिंग्स हैं जिनमें भारत शामिल है, जैसे क्वाड का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, इंडो पैसिफिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रुपिंग है। हालांकि ये सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं है, पर मैरीटाइम सिक्योरिटी इसके एजेंडा का एक अहम हिस्सा है। क्वाड के अलावा भारत आसियान के साथ भी अपने मैरीटाइम कोऑपरेशन को मजबूत कर रहा है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन,
इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये सब भी महत्वपूर्ण मंच है जहां भारत एक्टिव है। इसके अलावा कई देशों के साथ बायलैटरल और ट्राइलैटरल एक्सरसाइजेज भी होती रहती हैं, जैसे मालाबार एक्सरसाइज। तो मतलब भारत काफी एक्टिव है डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों फ्रंट्स पर। लेकिन इस कोऑपरेशन में क्या चैलेंजेस हैं? क्या सब देश आसानी से साथ आ जाते हैं? नहीं, ये आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है ट्रस्ट डेफिसिट, खासकर कुछ देशों के बीच। सबके अपने अपने इंटरेस्ट्स और प्रायोरिटीज होती हैं। हाँ, वो तो है। चीन के साथ कैसे डील किया जाए, इस पर भी देशों के अलग-अलग व्यूज हैं। कुछ देश चीन पर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा निर्भर है। तो वो शायद खुलकर चीन के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, इसके अलावा रिसोर्सेज की कमी भी एक मुद्दा है। सभी देशों के पास पर्याप्त नेवल एसेट्स या सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में भी हिचक होती है कई बार सेंसिटिव डेटा को लेके। तो मतलब कोऑपरेशन जरूरी है, पर उसे जमीन पर उतारना मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। लगातार डायलॉग, ट्रांसपेरेंसी और कॉमन इंटरेस्ट पर फोकस करके इसे बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक से जुड़े कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स देखते हैं। सागर का फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। IFC-IOR कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, इंडिया में। क्वाड में कौन-कौन से देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। UNCLOS का क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है। IUU फिशिंग क्या है? इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। बढ़िया। अब एक मेंस क्वेश्चन इस पर, जैसे बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर चर्चा करें। इस क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति और प्रमुख चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। इसमें पहले इंडो पैसिफिक का जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक महत्व बताना होगा। हाँ, क्यों ये रीजन इतना क्रिटिकल है? फिर भारत के विजन, सागर, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करना होगा, जैसे नेवल मॉडर्नाइजेशन, IFC-IOR, पार्टनरशिप्स, क्वाड, आसियान एटसेट्रा, HADR। और फिर चुनौतियों वाले हिस्से को एड्रेस करना होगा। चीन का फैक्टर, पायरेसी, टेररिज्म, IUU फिशिंग, कोऑपरेशन में दिक्कतें। बिल्कुल। और आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकली इवैल्यूएट का मतलब है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी बतानी नहीं है, बल्कि उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी लिमिटेशंस पर भी कमेंट करना है। क्या भारत की कोशिशें काफ़ी हैं? क्या और करने की ज़रूरत है? सही। एक बैलेंस्ड व्यू देना होगा जिसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों कवर हों। एग्जैक्टली। चलिए, तो ये हुई इंडो पैसिफिक की बात। अब हम रुख करते हैं डिजिटल दुनिया की तरफ। हमारा तीसरा टॉपिक है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। हाँ, ये कानून काफी चर्चा में रहा है। इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, मतलब ये कानून आया कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी जड़ें जाती हैं 2017 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले तक। जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। हाँ, पुट्टास्वामी जजमेंट, जिसने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना था। बिल्कुल। उसी जजमेंट में कोर्ट ने सरकार को एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाने की जरूरत बताई थी। उसी के बाद जस्टिस BN श्रीकृष्ण कमेटी बनी, जिसने ड्राफ्ट बिल तैयार किया। अच्छा, श्री कृष्ण कमेटी। हाँ, उसके बाद कई ड्राफ्ट आए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इसे एग्जामिन किया और आखिरकार अगस्त 2023 में ये एक्ट पास हुआ। तो ये भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ है जो अलग-अलग सेक्टर्स पर लागू होता है। पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। तो इसके की प्रोविजंस क्या हैं, मतलब मुख्य बातें क्या हैं इस कानून की? इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी है कॉन्सेंट, सहमति का सिद्धांत। सहमति? किसकी सहमति? डेटा प्रिंसिपल की, यानी वो व्यक्ति जिसका डेटा कलेक्ट या प्रोसेस किया जा रहा है। आमतौर पर किसी भी संस्था, जिसे एक्ट में डेटा फिड्यूशरी कहा गया है, को किसी व्यक्ति का पर्सनल डेटा प्रोसेस करने से पहले उसकी साफ और स्पष्ट सहमति लेनी होगी। मतलब बिना पूछे डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। सामान्य परिस्थितियों में सहमति फ्री होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और वापस लेने लायक होनी चाहिए। ये तो यूजर्स के लिए अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक्ट में कुछ लेजिटिमेट यूजेस, जायज उपयोग भी बताए गए हैं, जहां बिना सहमति के भी डेटा प्रोसेस किया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना डेटा दे रहा है, या सरकार को कोई लाभ या सेवा देने के लिए डेटा चाहिए, या मेडिकल इमरजेंसी है, या कानून का पालन करना है।
ऐसे कुछ आधार हैं। हाँ, तो सहमति जरूरी है पर एब्सोल्यूट नहीं है। सही। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है डेटा फिड्यूशरीज की ऑब्लिगेशंस यानी जिम्मेदारियां। डेटा फिड्यूशरी कौन हुआ, जैसे कोई कंपनी? हाँ, कोई भी एंटिटी, कंपनी, सरकार, व्यक्ति जो ये तय करती है कि डेटा क्यों और कैसे प्रोसेस करना है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो डेटा की सटीकता बनाए रखें, उसे सुरक्षित रखें और जब ज़रूरत न हो तो डिलीट कर दें। पर्पस लिमिटेशन का भी प्रिंसिपल है, यानी जिस काम के लिए डेटा लिया है उसी के लिए इस्तेमाल करें। और अगर डेटा ब्रीच हो जाए तो, मतलब लीक हो जाए या हैक हो जाए? तो डेटा फिड्यूशरी की जिम्मेदारी है कि वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डीपीबी और प्रभावित व्यक्ति को इसकी सूचना दे। अच्छा, और डेटा प्रिंसिपल्स यानी हम जैसे आम लोग, उनके क्या राइट्स हैं इस एक्ट में? डेटा प्रिंसिपल्स को कई अधिकार मिले हैं, जैसे अपनी जानकारी एक्सेस करने का अधिकार, ये जानने का अधिकार कि उनका कौन सा डेटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अपने डेटा को करेक्ट या इरेज करवाने का अधिकार, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी शिकायत करने का अधिकार, पहले डेटा फिड्यूशरी के पास और फिर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास। ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया डीपीबीआई, ये क्या बॉडी है, इसकी पावर्स क्या हैं? ये एक एडजुडिकेटरी बॉडी है जो एक्ट के प्रावधानों का पालन करवाएगी। ये शिकायतों की जांच करेगी और अगर कोई डेटा फिड्यूशरी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पे जुर्माना लगा सकती है। जुर्माना? कितना? जुर्माना काफी ज्यादा हो सकता है। अलग अलग उल्लंघनों के लिए अलग अलग सीमाएं हैं। कुछ मामलों में ये 250 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। 250 करोड़, ये तो बहुत सिग्निफिकेंट है। हाँ, ये कंपनियों को कंप्लायंस के लिए सीरियस होने पर मजबूर करेगा। बोर्ड के फैसले के खिलाफ TDSAT टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो सुनने में काफी मजबूत कानून लगता है, लेकिन इसकी कुछ क्रिटिसिज्म्स, कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। हाँ, आलोचनाएं भी काफी हुई हैं। सबसे ज्यादा चिंता जताई गई है सरकार और उसकी एजेंसीज को मिली छूटों को लेकर। सरकार को छूट किस तरह की? एक्ट केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था, अपराध की रोकथाम जैसे आधारों पर अपनी किसी भी एजेंसी को इस कानून के प्रावधानों से छूट दे सकती है। अच्छा, तो मतलब सरकार चाहे तो बिना सहमति के या बाकी नियमों का पालन किए बिना भी डेटा प्रोसेस कर सकती है? हाँ, और आलोचकों का कहना है कि ये छूटें बहुत व्यापक है और इनके दुरुपयोग का खतरा है। इससे नागरिकों की प्राइवेसी पर और सरकारी निगरानी, सर्वेलेंस पर सवाल उठते हैं। ये तो गंभीर चिंता है, राइट टू प्राइवेसी के लिहाज से। बिल्कुल। दूसरी आलोचना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी RTI पर इसके संभावित असर को लेकर है। एक्ट में पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से मनाही है, जिससे कुछ लोगों को डर है कि RTI के तहत जानकारी मिलना और मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो RTI कमजोर हो सकता है? ऐसी आशंका जताई गई है। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्वतंत्रता और संरचना पर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि उसके सदस्यों की नियुक्ति सरकार करेगी। तो मतलब इंडिपेंडेंस का इशू हो सकता है। हाँ, और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एक्ट में हार्म की परिभाषा बहुत संकीर्ण है और ये डेटा प्रोटेक्शन के सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू नहीं करता। तो मतलब कानून तो आ गया है, पर अभी भी कुछ ग्रे एरियाज हैं। बिल्कुल। अब देखना यह है कि इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाता है, रूल्स कैसे बनते हैं और DPB कैसे काम करता है। सही है। तो गवर्नेंस इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके? शासन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, पॉजिटिव साइड पर ये डिजिटल इकोनॉमी में ट्रस्ट बढ़ाएगा। जब लोगों को लगेगा कि उनका डेटा सुरक्षित है तो वो डिजिटल सर्विसेज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इससे इनोवेशन को भी बढ़ावा मिल सकता है अगर सही तरीके से लागू हो। हाँ, ये तो है। लेकिन नेगेटिव साइड पर, जैसा हमने डिस्कस किया, प्राइवेसी और सर्विलांस को लेकर चिंताएं हैं। सरकार और नागरिकों के बीच पावर बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, ये देखना होगा। कंपनियों के लिए कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी, खासकर छोटी कंपनियों के लिए। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है, इनोवेशन, गवर्नेंस, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच। बिल्कुल। ये कानून भारत के डिजिटल फ्यूचर के लिए बहुत अहम है, लेकिन इसकी असली परीक्षा इसके इम्प्लीमेंटेशन में होगी। चलिए, अब इस एक्ट से जुड़े कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स। पुट्टास्वामी जजमेंट किस बारे में था? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार घोषित करने के बारे में। DPDP एक्ट 2023 में डेटा प्रिंसिपल कौन है? वो व्यक्ति जिससे संबंधित पर्सनल डेटा है। डेटा फिड्यूशरी कौन है? वो एंटिटी जो डेटा प्रोसेसिंग का पर्पस और तरीका तय करती है।
एक्ट के तहत शिकायतों का निपटारा कौन सी बॉडी करेगी? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, DPBI। सरकार किन आधारों पर अपनी एजेंसीज को छूट दे सकती है? राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था, अपराध की रोकथाम आदि जैसे आधारों पर। ठीक है, अब एक मेंस क्वेश्चन इस पर। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भारत में डेटा गवर्नेंस के लिए एक मील का पत्थर है, लेकिन यह निजता के अधिकार और सरकारी निगरानी के बीच संतुलन को लेकर चिंताएं भी पैदा करता है। चर्चा करें। हाँ, ये सवाल एक्ट के दोनों पहलुओं को छूता है। पहले एक्ट के पॉजिटिव्स बताने होंगे, कैसे ये डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क लाता है, यूजर्स को राइट्स देता है, कंपनियों पर ऑब्लिगेशंस डालता है, DPB का रोल। और फिर चिंताओं वाले हिस्से पर आना होगा। सरकार को मिली छूटें, प्राइवेसी पर असर, RTI पर संभावित प्रभाव, DPB की स्वतंत्रता पर सवाल। राइट के जरिए। सही। तो ये था DPDP एक्ट 2023 का विश्लेषण। अब हम अपने आखिरी लेकिन बेहद गंभीर मुद्दे पर आते हैं। जी। हिमालयन ग्लेशियल मेल्ट क्राइसिस, हिमालयी ग्लेशियर पिघलने का संकट। हाँ, ये एक ऐसी समस्या है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हिमालय को थर्ड पोल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक और एंटार्क्टिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ और ग्लेशियर यहीं हिमालय और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों हिंदू कुश हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। अच्छा, मतलब पानी का एक बहुत बड़ा भंडार। बिल्कुल। ये ग्लेशियर एशिया की 10 बड़ी नदियों के सोर्स हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, यंगत्से। इन नदियों पर करोड़ों लोग निर्भर हैं। और संकट ये है कि ये ग्लेशियर मेल्टडाउन ये पिघल रहे हैं। हाँ, और बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले कुछ दशकों में पिघलने की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। कितनी तेजी से, कुछ अंदाजा है? स्टडीज बताती हैं कि 21वीं सदी में पिछली सदी के मुकाबले ग्लेशियर पिघलने की दर लगभग दोगुनी हो गई है। कुछ अनुमान कहते हैं कि अगर एमिशंस ऐसे ही बढ़ते रहे तो इस सदी के अंत तक हिमालय के 2/3 ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। 2/3? ये तो बहुत भयावह है। इसके वाटर सिक्योरिटी रिस्क क्या है? पानी की सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा? असर बहुत गंभीर होगा। शॉर्ट टर्म में ग्लेशियर पिघलने से नदियों में पानी का बहाव बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। अच्छा, पहले बाढ़ आएगी? हाँ, कुछ समय के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब ग्लेशियर बहुत छोटे हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे तो इन नदियों में पानी का बहाव बहुत कम हो जाएगा, खासकर गर्मियों के सूखे महीनों में। तो मतलब पीने के पानी और सिंचाई के पानी का संकट? बिल्कुल। करोड़ों लोग जो इन नदियों पर निर्भर हैं, उनके लिए पीने के पानी, खेती के लिए सिंचाई और हाइड्रो पावर यानी बिजली उत्पादन, इन सब पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र बेसिन में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। और एक और खतरा जिसका जिक्र होता है, GLOFs। ये क्या है? GLOF मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो कई बार उनके मुहाने पर पानी जमा होकर झील बन जाती है, जिसे ग्लेशियर लेक कहते हैं। ठीक है। अगर इस झील का किनारा, जो अक्सर बर्फ या मलबे का बना होता है, कमजोर होकर टूट जाए तो झील का सारा पानी अचानक तेजी से नीचे बह निकलता है। इसे GLOFs कहते हैं। ये बहुत विनाशकारी बाढ़ ला सकता है। हाँ, हमने उत्तराखंड और सिक्किम में ऐसी त्रासदियां देखी भी हैं। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ऐसी झीलें बन रही हैं और GLOFs का खतरा भी बढ़ रहा है। तो इस संकट से निपटने के लिए एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? मतलब हम इसके साथ जीना कैसे सीख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली जरूरत तो है मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत करना। हमें पता होना चाहिए कि कौन से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, कौन सी झीलें खतरनाक हो सकती हैं, ताकि लोगों को वक्त पर चेतावनी मिल सके। हाँ। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाना होगा, जैसे पुल, सड़कें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाते समय GLOF जैसे खतरों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तीसरा, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सुधारना होगा। पानी का एफिशिएंट इस्तेमाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, ये सब जरूरी होगा। एग्रीकल्चर में भी ऐसी फसलें उगानी होंगी जिनमें पानी कम लगे। और कम्युनिटी लेवल पे भी कुछ करना होगा? बिल्कुल। स्थानीय समुदायों को जागरूक करना, उन्हें एडेप्टेशन प्लानिंग में शामिल करना बहुत जरूरी है। उनकी पारंपरिक नॉलेज भी काम आ सकती है। भारत सरकार ने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE जैसे कार्यक्रम चलाए हैं जो इसी दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या तो किसी एक देश की सीमा में बंदी नहीं है। नदियां तो बॉर्डर पार करके बहती हैं। तो ट्रांसबाउंड्री गवर्नेंस का क्या रोल है?
ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये सब ट्रांसबाउंड्री नदियां हैं। ग्लेशियर पिघलने का असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन सब पर पड़ेगा। तो आपसी सहयोग जरूरी है। बेहद जरूरी है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल है पड़ोसी देशों के बीच डेटा शेयर करने में। खासकर पानी जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर काफी दिक्कतें आती हैं। पॉलिटिकल टेंशन और आपसी विश्वास की कमी इसमें आड़े आती है। तो रीजनल कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसके लिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ICMOD, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जो काठमांडू में बेस्ड है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ICMOD ये क्या करती है? ये संस्था हिमालयी क्षेत्र के देशों के बीच साइंटिफिक रिसर्च, डेटा शेयरिंग और नॉलेज एक्सचेंज को बढ़ावा देती है। ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अच्छा। लेकिन असली समाधान के लिए मजबूत पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। देशों को समझना होगा कि एक साझा संकट है और मिलकर ही इसका सामना किया जा सकता है। साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित जॉइंट एक्शन प्लान बनाने होंगे। तो आउटलुक एंड रिकमेंडेशंस क्या हैं? भविष्य कैसा दिखता है और क्या करने की जरूरत है? आउटलुक तो चिंताजनक है। अगर हम एमिशन कम करने में कामयाब नहीं होते हैं, ग्लेशियर पिघलते रहेंगे और उसके परिणाम गंभीर होंगे। और करने की क्या जरूरत है? रेकमेंडेशंस में सबसे पहले तो ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को तेजी से कम करना होगा। पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों को हासिल करना होगा। दूसरा, रीजनल कोऑपरेशन को हर हाल में बढ़ाना होगा। डेटा शेयरिंग और जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाने होंगे। तीसरा, एडेप्टेशन मेजर्स पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, खासकर वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए। और चौथा, साइंटिफिक रिसर्च और मॉनिटरिंग को और मजबूत करना होगा। मतलब मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए, लोकल, नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पर। बिल्कुल। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इशू भी है। ठीक है। अब इसके कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स। हिमालय को और क्या कहा जाता है? थर्ड पोल। तीसरा ध्रुव। ग्लेशियर पिघलने का मुख्य कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। GLOF का फुल फॉर्म क्या है? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। NMSHE क्या है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ये भारत के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। ICMOD कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। अच्छा, अब एक मेंस क्वेश्चन इस पर। हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना दक्षिण एशिया के लिए एक गंभीर जल सुरक्षा और पर्यावरणीय संकट प्रस्तुत करता है। इसके कारणों, परिणामों और संभावित समाधानों पर चर्चा करें, जिसमें सीमा पार सहयोग की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये सवाल भी काफी व्यापक है। इसमें पहले ग्लेशियर मेल्ट के कारणों, क्लाइमेट चेंज और स्केल को बताना होगा। फिर परिणामों को डिटेल में समझाना होगा। वाटर सिक्योरिटी पर असर, नदियों का फ्लो, पीने का पानी, सिंचाई, GLOF का खतरा, इकोसिस्टम पर प्रभाव। हाँ, कॉज और इफेक्ट्स। फिर समाधानों पर आना होगा। एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, मॉनिटरिंग, इंफ्रा, वाटर मैनेजमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और मिटिगेशन, एमिशन कम करना। और सबसे जरूरी, ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन वाले एंगल को अच्छे से एड्रेस करना होगा। क्यों ये जरूरी है? क्या चुनौतियां हैं? पॉलिटिकल टेंशन, डेटा शेयरिंग इश्यूज, और कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है? ICMOD जैसे प्लेटफॉर्म्स का रोल, पॉलिटिकल विल। बिल्कुल। इस सवाल में रीजनल कोऑपरेशन की अहमियत पर खास जोर देना होगा। सही। तो ये थे हमारे आज के 4 मुख्य विषय। जी। तो आज हमने काफी विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि कैसे भारत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के जरिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता, एनर्जी सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम बढ़ा रहा है। हालांकि चुनौतियां हैं। हाँ, हमने ये भी समझा कि कैसे भारत इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा रणनीति को मजबूत कर रहा है, सागर विजन के साथ, लेकिन वहाँ भी जियोपॉलिटिकल टेंशन और दूसरे खतरे मौजूद हैं। फिर हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को देखा, कैसे ये नागरिकों के अधिकारों और डिजिटल गवर्नेंस के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है, पर कुछ चिंताएं भी हैं, खासकर सरकारी छूटों को लेकर। और आखिर में हमने हिमालयन ग्लेशियल मेल्ट, हिमालयी ग्लेशियर पिघलना के गंभीर संकट पर बात की। कैसे ये पानी की सुरक्षा और लाखों लोगों के जीवन के लिए खतरा है, और कैसे इससे निपटने के लिए रीजनल और ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है। ये चारों मुद्दे भले ही अलग-अलग डोमेन के लगे, एनर्जी, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, पर ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल उभरता है, एक विचार जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए।
क्या? जैसे जैसे भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, एक मेजर पावर बन रहा है, इन जटिल आंतरिक और बाहरी चुनौतियों, चाहे वो ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी हो, डेटा गोपनीयता, डेटा प्राइवेसी हो, क्षेत्रीय स्थिरता, रीजनल स्टेबिलिटी हो, या फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो, इनके बीच सही तालमेल बिठाना कितना महत्वपूर्ण और कितना मुश्किल होगा। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या हमारी मौजूदा रणनीतियां, हमारी पॉलिसीज भविष्य की अनिश्चितताओं, अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए पर्याप्त हैं? क्या हम काफी फ्लेक्सिबल हैं? हाँ, इस पर सोचना जरूरी है। क्या हम इन सब डिमांड्स को एक साथ बैलेंस कर पाएंगे? ये भारत की गवर्नेंस कैपेसिटी और स्ट्रेटेजिक विजन का असली टेस्ट होगा। बिल्कुल, ये एक विचार है जिसे हमारे श्रोताओं को अपने साथ लेके जाना चाहिए और इस पर मनन करना चाहिए। जी। तो इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर और गहराई से सोचने के लिए मैं सभी एस्पिरेंट्स को कहूंगा कि इस चर्चा को, इस विश्लेषण को दोबारा जरूर सुनें, चीजों को इंटरलिंक करने की कोशिश करें। हाँ, नोट्स बनाएं, सोचें कि आप मेंस में इन पर कैसे लिखेंगे। ये न सिर्फ आपकी यूपीएससी की तैयारी को एक नई धार देगा, बल्कि आपको एक ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक भी बनाएगा। बिल्कुल। और अगर आपको ये जानकारी, ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो, काम का लगा हो, तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है। हाँ, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम ऐसा महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक लगातार लाते रहें, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना योगदान दे सकते हैं। ये हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाने में मदद करेगा। आपकी छोटी सी मदद भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और सबसे जरूरी बात, आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमें बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी और आप आगे किन विषयों पर विश्लेषण सुनना चाहेंगे। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।